हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक ऑफ ईएमआई एनएसी की। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है इन अ गिवन फिगर द सेंटर ऑफ स्मॉलर कंडक्टिंग सर्कुलर लूप बी लाइज इन द एक्सिस ऑफ बिगर सर्कुलर लूप। आपको यहां पे दिख रहे होंगे दो सर्कुलर लूप है। ये ए है जो एक वर्टिकल यानी बिगर सर्कुलर लूप है, और एक दूसरा लूप है बी जो एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप है। आपको दे रखा है दियर एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों की जो एक्सिस है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ऑब्वियस सी बात है, बी की एक्सिस ये वाली होगी, वर्टिकल होगी, और ए की एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगी। अगला पॉइंट, एन एंटी क्लॉकवाइज करंट इन अ लूप ए स्टार्ट इंक्रीजिंग देन। तो हो क्या रहा है, ए में एक एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है जो समय के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर ए में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज होंगी वो इस डायरेक्शन में होंगी, और इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही होगी, यानी यहां से पास होने फील्ड लाइंस भी इंक्रीज हो रही होंगी। तो अगर इस वर्टिकल लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, और अगर आप बी लूप का एरिया देखोगे तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, देन द एंगल बिटवीन बी एंड ए विल बी 90 डिग्री। और अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो बी से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। और जब बी से कोई फ्लक्स ही पास नहीं हो रहा, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू होती है दैट इज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एंड दैट इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, थीटा इज 90 एंड कॉस 90 इज 0। और अगर फ्लक्स 0 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी 0 होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 0 है तो इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा। और अगर इंड्यूस ईएमएफ 0 है तो इंड्यूस करंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देयर इज नो करंट इंड्यूस इन अ लूप बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आपको दिया हुआ है एक वर्टिकल बार मैग्नेट इज ड्रॉप फ्रॉम द पोजीशन ऑन द एक्सिस ऑफ ए फिक्स मेटेलिक कॉइल। आपके पास एक फिक्स मेटेलिक कॉइल है और हम एक वर्टिकल बार को ड्रॉप कर रहे हैं। तो यहां पर दो सिनेरियो दिए हुए हैं, ड्रॉप होने से जस्ट पहले और ड्रॉप होने के जस्ट बाद। आपसे बोला है the acceleration of the magnet and coils are A1 and A2 respectively then। तो आपको कॉइल का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यानी सॉरी मैग्नेट का एक्सेलरेशन दिया हुआ है A1 A2, आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ है और ये साउथ है, तो आप सबको पता है जो फील्ड लाइंस होती हैं वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो जैसे जैसे ये मैग्नेट जो है वो इस कॉइल के पास आता जाएगा, इस कॉइल से पास होने वाला जो फील्ड है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, वो भी कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी इस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो नीचे की तरफ इंक्रीज करेगा। और आप सबको पता है कि इंड्यूस ईएमएफ तब प्रोड्यूस होता है जब भी फ्लक्स जो है वो समय के साथ चेंज होता है। एंड बाय द लेंज लॉ हम ये बोल सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट जो उसमें होने वाले चेंज का अपोज करता है। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्योंकि नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो नीचे की तरफ फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, उस फ्लक्स को कम करने के लिए इसमें जो करंट है वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऊपर आएगा, और इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा तो ये जो कॉइल है यानी जो मैग्नेट है उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऊपर की तरफ अप्लाई करेगा। तो अगर आप इसका एफबीडी ड्रॉ करोगे तो इस पर दो फोर्सेस लग रहे होंगे, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा F मैग्नेटिक, नेट फोर्स होगा mg माइनस F मैग्नेटिक इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आएगा g माइनस F मैग्नेटिक डिवाइडेड बाय। और समझते हैं, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि जैसे जैसे अब ये जो कॉइल है, ये जो मैग्नेट है, ये जो नीचे की तरफ जा रही होगी, ऑब्वियस सी बात है जो फील्ड लाइंस होंगी वो अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होंगी और ये इस तरह से फ्लो कर रही होंगी। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं जैसे जैसे मैग्नेट कॉइल से दूर जाएगा, कॉइल के अंदर से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो डिक्रीज करेगा, और कौन सी डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा, नीचे की तरफ डिक्रीज करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इस फ्लक्स को इंक्रीज करना है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट कॉइल में कुछ इस तरह से होगा कि वो फ्लक्स में चेंज का अपोज करेगा। तो अगर फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है नीचे की तरफ तो वो इंक्रीज करेगा, और नीचे की तरफ फ्लक्स इंक्रीज करने के लिए इसमें जो करंट है वो एक्चुअली कैसे होगा, इसमें करंट इस तरह से फ्लो करेगा, तभी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगा।
तो इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कुछ ऐसा रहेगा। क्लियर हो रही है बात? और उसकी वजह से इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऊपर लगेगा, ऐसा इसलिए तो वो सारा गेम जो है वो बार मैग्नेट के मोशन की वजह से हो रहा है। अगर ये मूव नहीं करता तो फील्ड कांस्टेंट होता, फील्ड कांस्टेंट होता तो फ्लक्स कांस्टेंट होता, और फ्लक्स कांस्टेंट होता तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 0 होती। तो ये क्या करेगा, बार को मूव होने से रोकेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पर अगर mg नीचे लग रहा है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, और इस पर नेट फोर्स होगा mg माइनस एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज g माइनस एफ मैग्नेटिक डिवाइडेड बाय, ये आंसर है। तो हम बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं, चाहे आपकी जो बार मैग्नेट है वो कॉइल में एंटर करने से पहले और एंटर करने के बाद, दोनों केस में जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम होगा। तो आंसर आएगा A1 विल बी लेस देन जी एंड A2 विल बी लेस देन जी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इन अरेंजमेंट शोन इन फिगर करंट फ्रॉम A to B इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड, द इंड्यूस करंट इन अ लूप। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर A से B जो है वो वायर में करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर मैं इस वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो आइडियल क्रॉस आर वो आएगा बाहर की तरफ, यानी इस इनफाइनाइट वायर की वजह से यहां पर जो फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा। और क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है, इसकी मतलब इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड इंक्रीज हो रहा है तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ आए। ऐसा होने के लिए इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी क्लॉकवाइज। तो हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ए सर्कुलर लूप विल बी क्लॉकवाइज। तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। In a short circuit coil is kept on a ground and a magnet is dropped and shown in figure. The coil shows. अब यहां पर अगर आप देखोगे, हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं यहां पे फील्ड लाइंस की बात करूंगा तो इस मैग्नेटिक बार की वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होंगी मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर होंगी साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, जैसे जैसे ये बार मैग्नेट कॉइल के पास आता जाएगा, कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स बढ़ता जाएगा, और अगर कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इस कॉइल में जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है वो कुछ इस तरह से होगा जो इस चेंज इन फ्लक्स का, यानी इस इंक्रीज इन फ्लक्स का अपोज करेगा। और उसका अपोज करने के लिए इसमें जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। और ऐसा होने के लिए इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो आंसर आएगा एंटी क्लॉकवाइज करंट दैट इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड। आंसर आना चाहिए ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन। तो आपको दे रखा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन है, यानी मैं बोल सकता हूं द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल्स टू, सपोज बी नॉट मान लेते हैं, दैट इज बी नॉट के के। अगली लाइन, एक कंडक्टर है एबीसी जिसकी लेंथ, AB की लेंथ आपको दे रखी है L1 और BC की लेंथ आपको दे रखी है L2। तो अगर मैं इस टोटल की बात करूंगा तो इसको अगर मैं एक इफेक्टिव लेंथ AC निकालूं तो क्या मैं इसकी लेंथ को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, इसको L1IK प्लस L2JK लिख सकता हूं। क्लियर है? अगला पॉइंट, ABC move in a xy plane such that the velocity is vxik plus vyjk. The potential difference between A and C आपको निकालना है। आप सबको पता होगा इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जो होती है या मोशनल ईएमएफ की वैल्यू जो होती है वो होती है V क्रॉस B डॉट L। क्लियर है? अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा V, वेलोसिटी आपको दे रखी है दैट इज vxik प्लस vyjk क्रॉस B, B इज B नॉट के एंड डॉट L की बात करोगे ये बनेगा आपके पास L1IK प्लस L2JK। यहां से एक बार सॉल्व करते हैं। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा यहां से तो आपके पास आएगा I क्रॉस K इज माइनस J। क्लियर है? तो ये बनेगा माइनस का VXJK, और J क्रॉस K इज I, तो ये बनेगा आपके पास VYIK।
डॉट आपके पास आया L1 i के प्लस L2 j के। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो i का i से डॉट होता है और j का j से डॉट होता है, तो अगर j का j से डॉट करोगे तो आपके पास बनेगा दैट इज माइनस का Vx L2, और अगर आप i का i से डॉट करोगे तो ये बनेगा आपके पास प्लस का Vy इंटू L1। तो हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ आया एक्चुअली उसकी प्रोपोर्शनलिटी जो आएगी वो माइनस का Vx L2, तो माइनस का Vx L2 एंड प्लस का Vy L1 के बराबर आएगा। क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहा है तो मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, और अगर मैं से माइनस को कॉमन लूंगा तो एक्चुअली ये बनेगा आपके पास Vx L2 माइनस Vy L1। तो Vx L2 माइनस Vy L1 आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, तो आंसर आएगा सी, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है एक यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन ए सिलिंड्रिकल रीजन डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर ऑफ द रेडियस आर। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरे पास एक सिलेंड्रिकल रीजन में जो है मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, सपोज मान लेते हैं इस तरह से। क्लियर है? अगला पॉइंट, द ग्राफ ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज ए टाइम वर्सेस आर कितना होगा। तो आपको कैलकुलेट करना है कि अगर इस गिवन रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है, तो मैं बोल देता हूं कि dB बाई dt आपको दे रखा है दैट इज इक्वल टू अल्फा। आपको कैलकुलेट करना है इसके अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और बाहर कितना होगा। मान लेते हैं इसकी रेडियस आपको दे रखी है दैट इज कैपिटल आर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर अगर आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हम इसको सॉल्व करते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl इज इक्वल टू dB बाय dt इंटू एरिया से। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से आपके पास आएगा इज इंड्यूस्ड क्लोज इंटीग्रल, ई को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ dl का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ द लूप। अगर मैं लेंथ ऑफ द लूप की बात करूंगा ये बनेगा आपके पास 2 पाई r, dB बाई dt इज अल्फा एंड एरिया, एरिया वो होता है दैट इज एरिया एनक्लोज बाय द लूप जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है वो एक्चुअली पाई आर स्क्वायर रीजन में चेंज हो रहा है। अगर मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो ई की वैल्यू आने वाली है वो एक्चुअली आएगी पाई आर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा दैट इज अल्फा आर अपॉन 2। ये तो आ गया आपके पास E इंड्यूस इनसाइड द सिलेंड्रिकल रीजन। अगर मुझे बाहर कैलकुलेट करना है, यानी अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि इस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो आपका एक सिलेंड्रिकल रीजन में वेरी कर रहा है, इसके बाहर यहां पर कितना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हम यहां पर एक लूप ले लेंगे। अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है यहां पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर आएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl इज इक्वल टू दैट इज dB बाई dt इंटू एरिया। इसको ओपन करते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl दैट इज E dl cos थीटा, थीटा 0 होता है तो cos 0 इज 1, E बाहर आ जाता है। इंटीग्रल ऑफ dl का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ द लूप, और टोटल लेंथ ऑफ द लूप हो जाएगा आपके पास 2 पाई स्मॉल r, dB बाई dt इज अल्फा, ये होता है एरिया इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, और वो ये वाला एरिया आएगा दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये पाई कैंसिल आउट हो गया, आपके पास E की वैल्यू आएगी अल्फा इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर। तो यहां से अगर आप देखोगे तो मैं पहले बोल सकता हूं जब मैं इनसाइड की बात करूंगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा, और बाहर जब आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां से अगर आप देखोगे तो आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन, तो आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ ए कॉइल ऑफ द वायर विच इज रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन। अगर आप ऐसे समझो कि ये मेरे पास एक कॉइल है जो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, और ये जो कॉइल है वो रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसकी रेडियस मान लेते हैं दैट इज आर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्लक्स कितना होगा, तो आप बोलोगे फ्लक्स की वैल्यू होगी दैट इज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर एंड दैट इज बी ए कॉस थीटा। क्या मैं थीटा को ओमेगा टी लिख सकता हूं?
तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल एट एनी इंस्टेंट, आपके पास आंसर आएगा दैट इज बी ए कॉस ओमेगा टी, बी एरिया इज पाई आर स्क्वायर एंड दैट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये फ्लक्स हुआ। अगर मुझे इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी, दैट इज माइनस ऑफ, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा दैट इज बी पाई आर स्क्वायर, कॉस ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो एक्चुअली ये वैल्यू आपके पास बनेगी माइनस माइनस इज प्लस, दैट इज बीटा बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब अगर आप यहां से चेक करने की कोशिश करोगे, पहला, क्या ये एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। एरिया ऑफ द कॉइल पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स पे भी करता है, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल उतना ही ज्यादा होगा, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड नहीं करता। तो आपसे पूछा है डज नॉट डिपेंड्स, तो आपका आंसर डी ऑप्शन आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट दिया है, फॉर ए चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम द पॉइंट पी टू क्यू, द नेट वर्क डन बाय द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ कनेक्टेड पॉइंट पी टू क्यू। तो ये गलत है। ऐसा इसलिए, आप सबको पता होगा, जब हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फील्ड होता है, और अगर ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फील्ड है तो ये पाथ डिपेंडेंट होगा, और यहां पर दे रखा है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, नेट वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द क्लोज पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर आएगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल एंड सेकंड इज ट्रू, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, आपको दे रखा है स्मॉलर कॉइल ऑफ द रेडियस आर इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए लार्ज कॉइल। आप ऐसे समझो, ये एक लार्ज कॉइल है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, और इसके सेंटर पर एक छोटी सी कॉइल रखी हुई है जिसकी रेडियस आपको दी हुई है स्मॉल आर। आपको दे रखा है द कॉइल्स आर कोप्लेनर, द कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? आप सबको पता है, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो हम करेंगे क्या, एक कॉइल में करंट को अज्यूम करेंगे, उसकी वजह से दूसरी कॉइल से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो निकालेंगे। मान लेते हैं इस आउटर कॉइल में करंट की वैल्यू आई है, तो इसकी वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसकी वैल्यू होगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 कैपिटल आर। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो आपका आंसर आएगा फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, and that is equals to mu naught I upon 2r into pi small r square। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल एंड दिस इज करंट इन प्राइमरी कॉइल। अगर मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल अपॉन करंट इन प्राइमरी कॉइल, आईपी से डिवाइड कर दें, आपके पास वैल्यू आएगी म्यू नॉट इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर, और यही म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होती है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ रेशियो ऑफ द फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल अपॉन करंट पासिंग थ्रू प्राइमरी कॉइल। अगर आप यहां से ऑप्शन मैच करोगे तो आपका ऑप्शन आएगा म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल डिपेंड ऑन। दो कॉइल एक दूसरे के पास रखी हैं, तो ये ध्यान रखना किन्हीं भी दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस उनके बीच की रिलेटिव ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, उन कॉइल्स की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, लेकिन करंट और पोटेंशियल इन पर डिपेंड नहीं करता। तो पहला पॉइंट, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल डिपेंड्स अपॉन द रेट एट विच द करंट आर चेंजिंग, गलत है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल, बिल्कुल करेगा। द मटेरियल ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल, नहीं, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। एंड करंट इन द टू कॉइल्स, इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस सिर्फ रिलेटिव ओरिएंटेशन और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, LCR, क्वेश्चन नंबर 11। LCR रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, the combination which is the dimension of the frequency।
आप सबको पता होगा टाइम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है L/R, और कैपेसिटर के केस में जब हम टाइम कांस्टेंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू होती है RC। इसका मतलब L/R की डायमेंशन टाइम के बराबर होती है, इसी तरह से RC की डायमेंशन भी टाइम के बराबर होती है। तो 1/टाइम इज फ्रीक्वेंसी, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो उसकी डायमेंशन R/L के बराबर होगी। सिमिलरली यहां पर भी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन निकालोगे तो ये 1/RC के बराबर होगा। क्लियर हो रही है बात? तो आंसर आएगा 1/RC एंड R/L। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ए आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, द LR सर्किट द टाइम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, आपसे बोला LR सर्किट में टाइम कांस्टेंट किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन, द ट्वाइस द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड टू द रेट ऑफ द हीट डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी इन द रेजिस्टेंस। ये बताओ, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस एनी इंडक्टर कॉइल कितना होता है, तो आपका आंसर आएगा ½ L/I²। और किसी भी रजिस्टर में कितना हीट का लॉस होता है, आपका आंसर आएगा I² × R। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो आपके पास आएगा U/P इज इक्वल्स टू, क्या ये कैंसिल आउट हो गया? आपके पास आएगा L/2R। और इस 2 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो आपके पास बनेगा दैट इज 2U/P इज इक्वल्स टू L/R एंड दैट इज इक्वल्स टू टाइम कांस्टेंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो टाइम कांस्टेंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज द रेशियो ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द इंडक्टर कॉइल अपॉन द हीट डिसिपेटेड अक्रॉस द रजिस्टर। तो आंसर आएगा इसका अगेन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ LC सर्किट द कैपेसिटर हैज मैक्सिमम चार्ज Q0, द वैल्यू ऑफ di/dt। क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज है, देन चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट होगा Q इज इक्वल टू Q0 cos ऑफ ω/t। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या मैं I की वैल्यू निकाल सकता हूं, दैट इज dQ/dt, और ये बनेगा माइनस का Q0 ω साइन ऑफ ω/t। और अगर मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो आपके पास di/dt की वैल्यू आ जाएगी और ये बनेगा माइनस का Q0 ω² cos ऑफ ω/t। और अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ di/dt, तो आपका आंसर आएगा दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ di/dt एंड दैट इज इक्वल्स टू Q0 ω²। अब ओमेगा कितना होता है, ओमेगा की वैल्यू आप सबको पता होगी। इस केस में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास आता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC। तो यहां से एक्चुअली आपके पास आंसर आएगा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ di/dt इज इक्वल्स टू Q0 इंटू ω² इज 1/LC। तो आंसर आएगा Q0/LC। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर होगी बात? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है AC सर्किट व्हेन AC ammeter is connected is read a current I if a student use DC ammeter in place of the AC ammeter the reading of the DC ammeter आंसर आएगा 0। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जब भी हम AC ammeter की बात करते हैं वो RMS वैल्यू को रीड करता है, लेकिन DC ammeter एवरेज वैल्यू को रीड करता है। एंड इन वन साइकिल द एवरेज वैल्यू विल बी 0। तो इसलिए अगर मैं AC अमीटर की जगह DC अमीटर कनेक्ट कर दूंगा तो जो आपका सर्किट है उसमें जो अमीटर है वो कितनी वैल्यू को रीड करेगा, आंसर आएगा एवरेज वैल्यू एंड द वैल्यू विल बी 0। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की वैल्यू क्या दी हुई है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन अ AC सर्किट इज π/4 रेडियन। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज द फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू द टाइम डिफरेंस। क्लियर है भाई? चलो कैसे कैलकुलेट करोगे, आप सबको पता है द रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड द टाइम डिफरेंस होता है डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन 2π। क्लियर होगी बात? अब आपको दे रखा है यहां से टाइम डिफरेंस निकालना है। अगर आपको फेज डिफरेंस दे रखा है वो कैसे कैलकुलेट करोगे
क्या मैं डेल्टा टी को बोल सकता हूं, डेल्टा फाई की वैल्यू आपको दे रखी है पाई बाय 4 अपॉन 2 पाई, और इसको टी को इधर ले गए एंड टी इज 2 पाई बाय ओमेगा। तो एक्चुअली आपके पास टाइम डिफरेंस आएगा दैट इज पाई बाय 4 ओमेगा एंड पाई बाय 4 ओमेगा इज 2 पाई एफ। ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आंसर आएगा 1/8 एफ। तो 1/8 एफ, द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 50, तो आंसर आएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 400। और अगर मैं इसको मिली सेकेंड में कैलकुलेट करूंगा तो एक काम करते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी आपके पास दैट इज 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स, यानी 2.5 मिली सेकेंड्स। तो ये एक्चुअली आपका आंसर आएगा। तो अगर मेरे पास फेज डिफरेंस जो है वो पाई बाय 4 है और अगर मैं इसको टाइम डिफरेंस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है द करंट इन अ सर्किट containing a capacitor C and the resistance R in series lead over the applied voltage of the frequency omega upon 2 pi by। क्लियर है भाई? आपसे पूछा है कितना फेज डिफरेंस होगा, कुछ इस तरह की बातें कर रहा है। तो भैया आपको दे रखा है एक सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है और ये एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है। अब आपको कैलकुलेट करना है जो करंट है वो वोल्टेज को कितने से लीड करेगा। तो हमारा आंसर आता है दैट इज 10 फाई इज इक्वल टू XC बाय आर। XC इज 1/ωc इंटू आर। आपके पास फाई की वैल्यू जो आती है वो आती है 10 इनवर्स ऑफ 1/ωc इंटू आर। तो फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1/ωc आर। तो अब मैं बोल सकता हूं जो करंट है वो इस केस में वोल्टेज को जो लीड करेगा वो करेगा बाय द एंगल फाई एंड द वैल्यू ऑफ द फाई विल बी 10 इनवर्स ऑफ ωc आर। ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आपको देखा एक सीरीज RLC सर्किट है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज हाफ ऑफ द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, द नेचर ऑफ द सर्किट कैसा होगा? आपको याद होगा हम लोग एक रेजोनेटिंग कर्व ड्रॉ करते हैं और जब भी हम रेजोनेटिंग कर्व की बात करते हैं वो जो कर्व है वो करंट वर्सेस ओमेगा बनता है और वो कर्व कुछ इस तरह का होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जहां पर कर्व प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह से बिहेव करता है और उस स्टैंड पर जो ओमेगा है वो ओमेगा नॉट के बराबर होता है और उसकी वैल्यू 1/√LC होती है। तो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से कम है व्हेन ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट, तो उस केस में एक्चुअली जो XL होता है उसकी वैल्यू XC से कम हो जाती है और आपका जो सर्किट होता है वो एक कैपेसिटिव सर्किट की तरह से बिहेव करने लगता है। कैपेसिटिव सर्किट का मतलब आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि उस केस में एक्चुअली जो करंट है वो वोल्टेज से लीड करेगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपको देखा इन अ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी सर्किट इज 140 एंड दैट ऑफ द सेकेंडरी इज 280 इफ द करंट इन प्राइमरी आपको दे रखा है, सेकेंडरी में आपसे पूछा है। बहुत ही सिंपल सा एक रिलेशन होता है दैट इज IP अपॉन IS इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP। That is current in primary circuit upon current in secondary circuit equals to number of turns in secondary circuit upon number of turns in primary circuit। यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो प्राइमरी सर्किट में करंट आपको दे रखा 4 एम्पियर, सेकेंडरी सर्किट में करंट निकालना है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी सर्किट आपको दे रखा दैट इज 280 और ये आपको दे रखा 140। जब आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास IS की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 एम्पियर। तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है इन अ सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड t इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टिव फोर्स इफ अ स्मॉल एयर रेजिस्टिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉब इज ऑसिलेट। तो टाइम पीरियड क्या होगा? आपको याद होगा अगर मैं सिंपल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की बात करूं तो वो होता है t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू उसको ओमेगा नॉट लिख देता हूं और ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होती है दैट इज अंडर ऑफ k बाय m। लेकिन जब हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करते हैं तो इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन टाइम पीरियड इज t डैश
इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा डी एंड दैट इज अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। क्योंकि मैं बोल सकता हूं एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएगा। तो आंसर आता है कि जब हम एयर रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं तो एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाता है। तो आंसर आएगा द टाइम पीरियड विल बी मोर देन टी एंड दैट रिमेन कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, आपको दे रखा है अ ब्लॉक इज एक्सिक्यूटेड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन विद द टाइम पीरियड टी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप सबको याद होगा जब भी हम डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करते हैं तो उसका ओवरऑल टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू आती है टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा डी एंड दैट ओमेगा डी इज अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। मीन से मीन पर आने का भी टाइम कांस्टेंट रहता है, वो टी बाई 2 के बराबर होता है। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम पर भी आने का टाइम जो है वो कांस्टेंट होता है टी बाई 2। लेकिन मीन से एक्सट्रीम जाने का टाइम और एक्सट्रीम से मीन आने का टाइम जो है वो एक्चुअली टी बाई 4 के बराबर नहीं होता। तो इसने आपसे पूछा है कौन सा करेक्ट है। पहला, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन इज टी बाई 4, ये इनकरेक्ट है। अगला, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर इज टी बाई 2, बिल्कुल सही है। टाइम टेकन टू गो फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर इज लेस देन टी बाई 2, गलत है और ये भी गलत है। तो आंसर आएगा बी ऑप्शन कि एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर जाने का जो टाइम है वो टी बाई 2 के बराबर होता है। तो ओनली सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला, द डायमेंशन ऑफ द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स टू द रेजिस्टेंस कितना होगा। भाई चिल्ला चिल्ला के क्लास में ये पढ़ाया जाता है कि जो डेल्टा क्यू होता है वो डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय आर के बराबर होता है। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू द रेजिस्टेंस, तो आंसर आएगा वो चार्ज की डायमेंशन के बराबर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगर मैं एक एलआर सर्किट को कनेक्ट कर रहा हूं एट t is equals to 0 which of the following quantity is not 0 just after the circuit, तो भाई होगा क्या, बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये एक्चुअली एक डीसी सर्किट है। पहला पॉइंट, t इज इक्वल टू 0 की बात करोगे आपका सर्किट जो है वो एक ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा और अगर ऐसा होगा तो करंट 0 हो जाएगा। तो इसमें बोला इज नॉट 0 तो करंट 0 होगा। दूसरा, करंट अगर 0 होगा तो पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी भी 0 हो जाएगा। अगला, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी भी 0 हो जाएगी क्योंकि हाफ एल आई स्क्वायर, करंट 0 है तो एनर्जी भी 0 हो जाएगी, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ 0 नहीं होगा क्योंकि उस केस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है अक्रॉस द इंडक्टर वो मैक्सिमम होता है। क्योंकि जब आप उसकी इक्वेशन निकालते हो तो वो आता है v इज इक्वल टू वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो एट t इज इक्वल टू 0 द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज मैक्सिमम। तो इसका आंसर जो आएगा विच इज नॉट 0 दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगला, इन एलआर सर्किट विद बैटरी, सेम क्वेश्चन आगे भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एन इंडक्टर एल की वैल्यू दे रखी है आपको 100 मिली हेनरी, इधर रजिस्टर दे रखा है 100 ओम, बैटरी दे रखी है 100 वोल्ट, इनिशियली कनेक्टेड है शोन इन फिगर। आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब स्टडी स्टेट की बात कर रहा है, बैटरी को हमने हटा दिया तो आपसे ये पूछ रहा है कि भैया मैं बैटरी को हटा दूंगा और इसको शॉर्ट कर दूंगा, मतलब वायर से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये एक एलआरडी के सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। तो आपसे करंट पूछा है और एलआरडी के सर्किट में जो करंट की वैल्यू होती है आप सबको बताया था, करंट वेरीज एज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ एंड टाउ इज इक्वल्स टू एल बाय आर। एल इज 100 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 अपॉन आर की वैल्यू अगर आप देखोगे दैट इज 100। तो यहां से आप आई निकालोगे तो आई नॉट, अब आई नॉट कितना होगा, आई नॉट इज ई बाय आर, तो ई बाय आर इज 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी, टी की वैल्यू दे रखी है 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 और टाउ भी 10 रेज टू पावर माइनस 3 है, तो ये आंसर आएगा 1 बाई ई। तो 1 मिली सेकेंड के बाद जो करंट बचेगा सर्किट में द वैल्यू विल बी इज इक्वल टू 1 बाई ई, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। A bar magnet is moved along the axis of a copper ring placed far away from the magnet। तो हमने क्या किया कि हमारे पास एक कॉपर कॉइल है और एक बार मैग्नेट है जो ऐसे रखा हुआ है, बहुत दूर है, इनिशियली कोई इंटरेक्शन नहीं है। नेक्स्ट, लुकिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द मैग्नेट, अगर मैं मैग्नेट की साइड से देख रहा हूं, मतलब यहां से देख रहा हूं, इस पॉइंट से देख रहा हूं, एंड
क्लॉकवाइज करंट फाउंड इज इंड्यूस्ड इन अ रिंग, तो इसमें जो है वो एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है वो मिल रहा है, यानी करंट जो है वो इस डायरेक्शन, इस तरह से, यानी इस रिंग की वजह से यहां पर जो इंड्यूस्ड फील्ड होगा वो इधर होगा। अब चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मे बी ट्रू। पहला, द साउथ पोल फेसेस द रिंग, इसमें बोला है कि ये साउथ पोल हो जाए तो ये नॉर्थ पोल हो गया, और मैग्नेट जो है वो टुवर्ड्स मूव कर रही है। चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। अगर मान लो इस तरह से ओरिएंटेशन होता, तो आप सबको पता है जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की जब हम बात करते हैं, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ आती है, ऐसे जाती है। तो अगर एक्चुअली ये मैग्नेट इधर मूव कर रहा होता, तो एक्चुअली इस डायरेक्शन में जो फील्ड है, जो इस डायरेक्शन में फील्ड है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इस डायरेक्शन में आ रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इसका इधर है, और अगर ये इधर मूव कर रहा होता तो इस साइड आने वाला फील्ड बढ़ता जाता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस पास होती, और इस साइड अगर फील्ड बढ़ रहा है तो हमें कम करना है, तो इंड्यूस फील्ड इसके अपोजिट होना चाहिए, लेकिन इंड्यूस फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो ये तो गलत है। और देखते हैं, अगर मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करूं, तो मान लो ये आपकी मैग्नेट, आपकी कॉइल है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, और ये जो मैग्नेट है, सेकेंड ऑप्शन, नॉर्थ पोल जो है वो फेस कर रहा है। अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और मैग्नेट जो है वो टुवर्ड्स मूव कर रहा है इन इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस रिंग में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी वजह से बी इंड्यूस्ड इधर होगा। अगला, अगर मैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात करूंगा, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक्चुअली इस डायरेक्शन में होंगी, और जैसे जैसे ये जो मैग्नेट है वो लूप की तरफ जाएगा, तो इसके अंदर से पास होने वाला फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, और अगर वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज करना है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि ये इस फील्ड का अपोज करेगा, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, जो बिल्कुल सही है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, लेकिन सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, साउथ पोल फेसेस द रिंग। अब ये क्या बोल रहा है कि जो साउथ पोल है वो फेस कर रहा है, तो दोबारा से बना लेते हैं। ये कॉइल हो गई, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और ये अवे जा रहा है। तो अगर मैं फील्ड लाइंस की बात करूंगा, तो फील्ड लाइंस एक्चुअली कहां से कहां बन रही होंगी? फील्ड लाइंस होंगी अंदर नॉर्थ से साउथ, सॉरी अंदर साउथ से नॉर्थ, और बाहर नॉर्थ से साउथ। क्या हम बोल सकते हैं? और इंड्यूस फील्ड ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में, एज पर द गिवन। अब मैग्नेट को देखो, क्या मैग्नेट इस डायरेक्शन में जा रहा है? जैसे जैसे अवे होता जाएगा इस डायरेक्शन में फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। हमें बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए इसी डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होना चाहिए, इंड्यूस फील्ड होना चाहिए, जो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन गलत है। आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, तो आंसर विल बी बी एंड सी। अगला, द स्विचेस इन अ फिगर ए एंड बी आर क्लोज एट टी इक्वल टू 0। आपको दिख रहा होगा ये एक आरसी सर्किट है और ये एक एलआर सर्किट है, और टी इज इक्वल टू 0 पे हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं। पहला, चार्ज ऑन द कैपेसिटर जस्ट आफ्टर टी इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू 0 की बात करोगे तो कैपेसिटर तो डिस्चार्ज होगा भाई, तो ये तो गलत है, चार्ज 0 होना चाहिए। दूसरा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा, और इस पर चार्ज की वैल्यू जो होगी दैट इज क्यू मैक्स इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा वी, तो ये सही है। अगला, t इज इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो इसमें जो करंट फ्लो करता है वो कैसे करता है? I इज इक्वल टू आई नॉट इज v बाय आर, यानी e बाय आर, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस सी बाय टाउ। अगर आप t इज इक्वल टू 0 डालोगे तो t इज इक्वल टू 0 पर इसमें करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो t इज इक्वल टू 0 पे करंट इन अ सर्किट विल बी 0, तो करंट 0 होगा नहीं, और 0 होगा, इसका मतलब ये तो गलत है। लेकिन t इज इक्वल टू इनफाइनाइट डालोगे तो इसमें करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? e बाय आर। तो आंसर आएगा कि चार्ज जो है वो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर e इंटू सी होगा, और करंट इन अ सर्किट जो होगा एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर e बाय आर होगा। आंसर आएगा बी और डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन में दे रखा है द एडजॉइंट फिगर शोज द टू डिफरेंट अरेंजमेंट। आपको दो अलग अलग तरह के अरेंजमेंट दिख रहे हैं, और एक वायर फ्रेम है, आपको रेजिस्टेंस दे रखा है
having some resistance in uniform magnetic field is uniform constantly decreasing. तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड है और डिक्रीज कर रहा है, तो बी जो है वो एक्चुअली डिक्रीज कर रहा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और डिक्रीज करना है, तो दोस्तों हमें बढ़ाना है। अंदर डिक्रीज कर रहा था, अंदर बढ़ाना है, अंदर बढ़ाने का मतलब क्लॉकवाइज। तो करंट जो है वो ऑब्वियस सी बात है क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, और क्लॉकवाइज का मतलब कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखोगे, ये आएगा। अब चेक कर लेते हैं दूसरा, अगर फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो गौर से सुनना, क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर भी करंट क्लॉकवाइज है और यहां पर भी करंट क्लॉकवाइज है, क्योंकि दोनों लूप में करंट की वैल्यू क्लॉकवाइज है, तो नेट फ्लक्स आएगा दैट इज बी इंटू एरिया ऑफ, दोनों का एरिया ऐड हो जाएगा दैट इज A1 प्लस A2। तो अगर मैं इसमें फ्लक्स की बात करूंगा तो फ्लक्स आएगा दैट इज बी इंटू एरिया, और अगर आप एरिया की बात करोगे तो एरिया बनेगा आपके पास कितना मेरे भाई, कितना बनेगा, लेंथ आपको दे रखी है क्या, L है बिल्कुल, तो ये पाई नहीं आना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। एरिया इसका बनेगा L स्क्वायर और इसका बनेगा स्मॉल L स्क्वायर, तो फ्लक्स बनेगा B इंटू L स्क्वायर प्लस स्मॉल L स्क्वायर, और इसमें बनेगा, क्योंकि बाहर वाले लूप में देखोगे ना करंट क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर आप अंदर वाला लूप देखोगे तो इसमें करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका जो टोटल फ्लक्स आएगा बाहर वाले लूप की वजह से आएगा B इंटू L स्क्वायर, और अंदर वाले की वजह से आएगा माइनस का B इंटू L स्क्वायर, तो ये बनेगा B इंटू कैपिटल L स्क्वायर माइनस स्मॉल L स्क्वायर। अच्छा, बाकी का ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आंसर आएगा L स्क्वायर प्लस स्मॉल L स्क्वायर इंटू B पहले वाले केस में, और L स्क्वायर माइनस स्मॉल L स्क्वायर इंटू B दूसरे वाले केस में, तो यानी ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर C सही भाई। अगला, अब ये पूछ रहा है कि भाई इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, क्योंकि हमने अभी निकाला डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बड़े वाले लूप में कहां से कहां होगी। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन में पूछ रहा है A से B और C से D, बिल्कुल यहां पर B से A है और D से C है, तो B से A और D से C बड़े वाले लूप में, और छोटे वाले लूप में देख लेते हैं, क्योंकि इसमें करंट क्लॉकवाइज था, तो इसमें करंट कहां से कहां पर आएगा, एक तो आएगा F से E, क्लियर है, तो D टू C ये भी सही है, और फ्रॉम A टू B ये गलत है, तो आंसर इसका C आएगा भाई सिर्फ। अगला, अब अगर मैं छोटे वाले लूप की बात कर रहा हूं, सेकंड लूप की बात कर रहा हूं, तो सेकंड लूप में देखो करंट एक्चुअली इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो अगर आप बड़े वाले लूप में देखोगे तो क्लॉकवाइज और छोटे लूप में एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बड़े वाले लूप में जो है वो B से A, तो ये गलत है, A से B दे रखा है, ये भी गलत है, दो ऑप्शन बचे, एक तो B से A हो गया। अब आते हैं D टू C है क्या, नहीं यहाँ पर C टू D है, हाँ D टू C है बिल्कुल, तो C टू D ये भी गलत हो गया, आंसर कौन सा आ गया, B ऑप्शन। अगला, आपसे पूछा है कि दोनों में करंट की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है जिसका फ्लक्स ज्यादा होगा, क्योंकि पहले वाले में फ्लक्स ज्यादा है तो इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा, इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा, तो पहले लूप का करंट ज्यादा होगा, दूसरे लूप का करंट कम होगा, तो बी आंसर आएगा I1 विल बी ग्रेटर देन I2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अ कंडक्टिंग रिंग है जिसकी रेडियस A है, जो रोटेट कर रही है इस O पॉइंट के अबाउट ऑन इट्स पेरिफेरी एज शोन इन फिगर in a uniform perpendicular uniform magnetic field B which is exist everywhere, तो आपको दिख रहा होगा हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, the rotational velocity ओमेगा आपसे पूछी है, अच्छा दे रखी है। पहला, choose the correct statement related to the potential of P, Q and R, तो गौर से सुनना, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये पूरा का पूरा लूप जो है वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो अगर मैं O और P को मिला के एक लाइन बनाऊं तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, √2R। सिमिलरली अगर मैं O और Q को मिला के एक लाइन ज्वाइन करता तो इसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी दैट इज 2R। यानी अगर मैं O और P के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता तो मैं बोल सकता था दैट इज B ओमेगा L इफेक्टिव का होल स्क्वायर बाय 2, और L इफेक्टिव इसके लिए हो जाता √2R।
दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऐसा है क्लॉकवाइज, तो इसके हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो इधर होगी, और V क्रॉस B फोर्स इधर लगेगा। इसका मतलब ये बनेगा, O बनेगा नेगेटिव टर्मिनल और P बनेगा पॉजिटिव टर्मिनल, यानी P हाई पोटेंशियल पर होगा। तो अगर मैं VP माइनस VO लिखूंगा तो ये बनेगा B ओमेगा रूट 2R का होल स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली अगर हम इसको भी एक बैटरी से रिप्लेस करें तो ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, तो Q का पोटेंशियल जो है वो O के पोटेंशियल से ज्यादा होगा और ये बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज B ओमेगा 2R का होल स्क्वायर बाय 2। लेकिन इसकी इफेक्टिव लेंथ और इसकी इफेक्टिव लेंथ सेम है, तो क्या मैं बोलता हूं पोटेंशियल ऑफ R जो है वो पोटेंशियल ऑफ P के बराबर होगा। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल Q का होगा, P और R का पोटेंशियल बराबर होगा, और सबसे कम पोटेंशियल O का होगा। तो पहला ये बोल रहा है VP माइनस VO इज पॉजिटिव एंड VR माइनस VO इज नेगेटिव, गलत है भाई। हम सीधे बोल सकते हैं VP माइनस VO इज इक्वल्स टू VR माइनस VO एंड दैट इज इक्वल्स टू B ओमेगा रूट 2R का होल स्क्वायर बाय 2। अगला, P और R का पोटेंशियल सेम होगा, वो O के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है। अगला, O का पोटेंशियल P के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, गलत है। और VQ माइनस VP इज इक्वल्स टू VP माइनस VO, सही है क्या भाई? चेक कर लेते हैं। अगर मैं VQ माइनस VP निकालता तो इसमें से इसको माइनस कर देता, तो ये बनता देखो आपके पास 2B ओमेगा आर स्क्वायर, और ये बनेगा आपके पास B ओमेगा आर स्क्वायर, तो ये बनेगा B ओमेगा आर स्क्वायर ही बनता। तो अगर मैं VQ माइनस VP निकालता तो ये B ओमेगा आर स्क्वायर ही बनता, और ये भी B ओमेगा आर स्क्वायर ही है। इसका मतलब डी ऑप्शन भी सही है, तो आंसर B और D। अगला पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, हमने अभी निकाल लिया। अगर मैं P और O के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा तो ये बन रहा है मेरे पास B ओमेगा आर स्क्वायर, तो ये गलत है। अगला, P और Q के बीच में भी अगर निकाल रहा हूं तो ये भी B ओमेगा आर स्क्वायर बन रहा है, ये भी गलत है। Q और O के बीच में अगर आप निकालोगे तो Q और O के बीच में कितना बन रहा था B ओमेगा 2R का होल स्क्वायर बाय 2, यानी B ओमेगा आर स्क्वायर इंटू 2। सी ऑप्शन सही है। और P और R के बीच में निकालोगे तो P और R का पोटेंशियल तो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, तो आंसर आएगा इसका C। नेक्स्ट, करंट की बात कर रहे हैं, तो भाई ये पूछ रहा है कि टोटल कितना करंट फ्लो करेगा, चूज द स्टेटमेंट ऑफ करंट रिलेटेड टू द इंड्यूस करंट इन अ रिंग, आंसर आएगा 0। क्योंकि अगर आप पूरी रिंग को देखोगे तो पूरी रिंग के अंदर से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, और फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो इंड्यूस ईएमएफ इन अ टोटल रिंग विल बी 0। एक एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जनरेट हो सकता है, लेकिन पूरी रिंग के अक्रॉस जो पोटेंशियल ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ निकालोगे वो 0 आएगा, और इंड्यूस ईएमएफ 0 है तो इंड्यूस करंट भी 0 आएगा, आंसर आएगा देयर विल बी नो करंट फ्लो। नेक्स्ट पॉइंट, आपको दे रखा है एक रेक्टेंगुलर लूप है जो स्लाइड कर रहा है एक कनेक्टर के अलोंग, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 1 मीटर, इज सिचुएटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। तो ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, इसकी लेंथ आपको दे रखी है 1 मीटर, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, जो दे रखा है परपेंडिकुलर इनवर्ड एंड द वैल्यू इज 2 टेस्ला। इसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohm and 3 ohm are connected as shown in figure. Find the external force required to keep the connector moving with a constant velocity. अगर इधर देखोगे आइडियल, अगर वेलोसिटी इधर है तो V क्रॉस B फोर्स लगेगा ऊपर। इसका मतलब ये एक बैटरी की तरह से काम करेगा, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये, नेगेटिव ये, और इसका एक रेजिस्टेंस भी है। इसका इंड्यूस ईएमएफ निकालूंगा तो ये आएगा BVL, और इसका रेजिस्टेंस आपको R दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 2 ओम। तो अगर मैं इसमें करंट की बात करूं तो हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, I इज इक्वल्स टू E बाय R, दैट इज BVL अपॉन R इफेक्टिव। ये दोनों पैरेलल में 6 और 3 मिला के हो जाएगा 2, और ये इसके साथ सीरीज में 2 और 2 4। B की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 2, L की वैल्यू 1, और वेलोसिटी आपको दे रखी है दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 4। तो इसमें एक्चुअली 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव, एंड आइडियल क्रॉस बी फोर्स लगेगा पीछे,
और अगर मुझे इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी जो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा वो एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। एंड मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा दैट इज आई इंटू एल इंटू बी। आई की वैल्यू होगी 1 एम्पियर, लेंथ है 1, और बी की वैल्यू की बात करोगे तो बी है 2। तो आपका आंसर आएगा आपको 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर दे रखा है जिसके 50 टर्न्स है प्राइमरी में और 100 टर्न्स है सेकेंडरी में। इफ द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट ऑफ द डीसी, व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। सिंपल सा फंडा है। तो अगर मुझे सेकेंडरी में वोल्टेज निकालना है अपॉन प्राइमरी में वोल्टेज मुझे पता है कितना है 220, इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कितने हैं 100 और प्राइमरी में कितने हैं 50। तो यहां से Vs आ जाएगा 440। तो आंसर आएगा 440। अच्छा, लेकिन 440 पता कब आता, जब मैं यहां पर एसी सोर्स अप्लाई करता। लेकिन मैंने यहां पे डीसी सोर्स अप्लाई किया भाई, और अगर मैं डीसी सोर्स अप्लाई करूंगा तो इसका वोल्टेज कांस्टेंट है, और अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। करंट कांस्टेंट होगा तो कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, और अगर इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा तो वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कितना हो जाएगा 0। यानी ये आंसर पता कब होता, व्हेन प्राइमरी सोर्स इज अ एसी सोर्स। क्लियर है, क्योंकि प्राइमरी सोर्स डीसी सोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो वोल्टेज है वो एक एवरेज वैल्यू है, और एवरेज वैल्यू ये कांस्टेंट है, और वोल्टेज अगर कांस्टेंट हो तो इसके अक्रॉस करंट यानी प्राइमरी करंट कांस्टेंट होगा, कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। अगला क्या दे रखा है भाई, एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी डायमेंशन आपको दे रखी है L और W और रेजिस्टेंस है R। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इट कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड थ्रू द रीजन। अगला, ये टोटल लेंथ दे रखा है, ये W है, ये 3W है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर इनवर्ट एग्जिट करता है। आपको कैलकुलेट करना है इसका फ्लक्स का ग्राफ, इंड्यूस ईएमएफ का और एक्सटर्नल फोर्स का। पहले आते हैं फ्लक्स पर। अगर मैं फ्लक्स की कैलकुलेशन करूं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, जब ये एंटर कर रहा होगा इस लूप में से पास होने वाला फील्ड बढ़ता जा रहा होगा, यानी फ्लक्स बढ़ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी इंस्टेंट पर अगर ये एक्स अमाउंट से एंटर कर चुका है तो इसका कितना एरिया एंटर कर चुका होगा, आंसर आएगा दैट इज L इंटू एक्स। तो इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, दैट इज B इंटू L इंटू एक्स। क्लियर है। अगला पॉइंट, यानी फ्लक्स वेरी करेगा कब तक, जब तक x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके W तक ना हो जाए, और जब x इज इक्वल टू W हो जाएगा ये पूरा एंटर कर जाएगा, फिर ये अंदर ट्रेवल करेगा और फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। फ्लक्स कब तक कांस्टेंट होगा, फ्लक्स बाद में हो जाएगा B इंटू W इंटू L। और ऐसा कब से कब तक चलेगा, जब x W से लेके 2W के यानी 3W के बराबर ना हो जाए। क्लियर है ना भाई, जो वैल्यू है वो एक्चुअली यहां से चलता 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 ये बाहर तक ना आ जाए, यानी 3W तक। और जब x की वैल्यू 3W से ज्यादा वेरी कर जाएगी, जब इन्हीं बाहर निकलना स्टार्ट करेगा तो अगेन फ्लक्स जो आएगा वो आएगा B इंटू L इंटू एक्स, और अब बढ़ने के बजाय घटेगा। तो अगर मैं फ्लक्स का कर्व ड्रॉ करूंगा तो फ्लक्स का कर्व तो कुछ ऐसा आएगा। पहले फ्लक्स, क्योंकि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, दैट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बाद में फ्लक्स कांस्टेंट, बाद में फिर डिक्रीज करेगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, दैट इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस का d5 बाई dt, और ये बनेगा माइनस का B इंटू एल, एंड dx बाई dt इज वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा प्लस का B इंटू एल इंटू बी। तो अगर मैं इंड्यूस ईएमएफ का कर्व बनाऊंगा तो इंड्यूस ईएमएफ का कर्व कैसा आएगा, पहले नेगेटिव और कांस्टेंट, बाद में 0, और फिर पॉजिटिव और कांस्टेंट। और जो इंड्यूस ईएमएफ का आएगा वही इंड्यूस करंट का आएगा, और जो इंड्यूस करंट का आएगा वही फोर्स का आएगा, यानी इंड्यूस ईएमएफ और फोर्स का सेम कर्व आएगा।
तो अगर आप इसका आंसर देखोगे तो कुछ ऐसा आ रहा है, ये आया हमारे पास किसका, इंड्यूस ईएमएफ का, ये आया फ्लक्स का। और आते हैं फोर्स पे। फोर्स की बात करें, अच्छा फोर्स का ऊपर ही क्यों बना, उसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि फोर्स हमेशा इसमें पीछे की तरफ ही एक्ट करेगा। बाकी जो फोर्स की वैल्यू है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू बी इंटू एल अपॉन आर, और आई इज इक्वल टू ई बाय आर इंटू बी इंटू एल एंड ई इज इक्वल टू बी वी एल, तो ये बनेगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी डिवाइडेड बाय आर। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा पीछे की तरफ लगेगा। तो जब हम फोर्स का ग्राफ बनाएंगे तो फोर्स का ग्राफ हम ऐसे बोल सकते हैं कि दैट विल बी इंड्यूस फोर्स, यानी फोर्स तब तक लगेगा जब तक इंड्यूस करंट होगा, और इंड्यूस करंट तब तक होगा जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। तो जब एंटर कर रहा होगा तब फोर्स आएगा, बाद में फोर्स जीरो हो जाएगा, और जब एग्जिट कर रहा होगा तो दोबारा से फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स का कर्व आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम आपको दे रखा है जिसकी साइड लेंथ आपको दे रखी है 2 मीटर, इज प्लेस्ड इन ए रीजन ऑफ द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, दैट इज dB by dt इज इक्वल टू √3 टेस्ला पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, बेस ऑफ द ट्रायंगल का रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 1 ओम, व्हाइल द टू साइड्स हैविंग द 2 ओम रेजिस्टेंस, मतलब ये 1 ओम है, ये दोनों 2 ओम है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी आपको निकालना है, इस ए बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कैसे कैलकुलेट करें, सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो एक काम करते हैं, पहले डी फाई बाई डी टी निकाल लेते हैं, तो मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। और डी फाई बाई डी टी कैसे कैलकुलेट करोगे, ये कैसा ट्रायंगल है आपके पास, क्योंकि ये दे रखा है आपको एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड रेजिस्टेंस, अच्छा ट्रायंगुलर वायर फ्रेम ईस्ट साइड 2, यानी एक आइसोलेशन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा, क्या फ्लक्स बी इंटू एरिया होता है, तो दैट इज बी इंटू एरिया। कैसे निकालोगे इसका, अगर इसकी लेंथ एल है तो एरिया आएगा √3/4 इंटू एल स्क्वायर। तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा दैट इज डी फाई बाई डी टी एंड दैट इज इक्वल टू डीबी बाई डी टी इंटू √3/4 इंटू एल स्क्वायर। dB बाई dt कितना है, दैट इज √3 इंटू √3/4। लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 2, 2 का स्क्वायर करोगे बनेगा 4, ये आ गया आपके पास 3 वोल्ट। यानी इस टोटल ट्रायंगुलर लूप का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो एक्चुअली 3 वोल्ट है। तो इसके अक्रॉस अगर इंड्यूस ईएमएफ आ गया, इंड्यूस करंट आ जाएगा I इज इक्वल टू ई बाय आर, ई की वैल्यू होगी 3 और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक इसका है, 2 इसके हैं, 2 2 2 और 2 4 और 1 5, इतना करंट फ्लो करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो फील्ड है वो समय के साथ इंक्रीज हो रहा है अंदर की तरफ, तो हमें कम करना है यानी बाहर प्रोड्यूस करना है, और बाहर का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्चुअली इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको डायग्राम को हम ऐसे बोल सकते हैं, ये अगर ए पॉइंट है तो यहां पर एक इंड्यूस ईएमएफ भी आएगा इसके अक्रॉस, और इसका रेजिस्टेंस भी होगा, और ये पॉइंट है बी, इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। और अगर मैं ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी इंड्यूस ईएमएफ की बात करूं तो ये 1 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरे का जो है वो टोटल है 3 वोल्ट। क्लियर है। तो मैं बोलता हूं क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल की वैल्यू जो है वो 3 वोल्ट है तीनों साइड के लिए, तो एक साइड के लिए 1 वोल्ट हो जाएगा। और इसमें करंट की वैल्यू मुझे पता है, तो अगर मैं वी ए यहां से चले यहां पहुंचे तो वी ए माइनस वी बी निकालूंगा तो ये आएगा ई माइनस आई आर, और ई की वैल्यू है 1 वोल्ट माइनस आई दे रखा है 3/5, और इसका रेजिस्टेंस है 1। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2/5 वोल्ट एंड दैट इज 0.4, ये वैल्यू आनी चाहिए इसकी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.08 टेस्ला is directed into the plane of the page and perpendicular to its shown in figure. The wire loop is placed on a page having a constant area आपको दे रखा है 0.010, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो आपसे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पूछिए, बहुत सिंपल है भाई, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहा है तो हमें अंदर बढ़ाना है, अंदर बढ़ाने का मतलब क्लॉकवाइज। अगला,
अगर मुझे इंड्यूस ईएमएफ निकालना है तो E इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी, और डी फाई बाय डी टी को लिख सकते हो दैट इज एरिया इंटू डी बी बाई डी टी। एरिया है 0.01 इंटू डी बी बाई डी टी आपको दे रखा है दैट इज 3 इंटू 10⁻⁴। आंसर आएगा 3 इंटू 10⁻�6। अगला क्वेश्चन नंबर 38, आपको दे रखा है कि यूनिफॉर्म है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड B is equals to KT minus C, where K and C are the constant and T is the time is applied perpendicular to the plane of a circular loop of the radius A and resistance R. Find the total charge flow। तो भाई टोटल चार्ज फ्लो क्या होता है? टोटल चार्ज फ्लो होता है डेल्टा Q is equals to डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय R, that is final flux minus initial flux divided by R। अगर मैं फाइनली निकालूं, कब से कब तक का निकालना है? T इज इक्वल टू सी बाय के। तो अगर आप T इज इक्वल टू सी बाय के रखोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो फाइनली फील्ड ही जीरो हो गया, तो फ्लक्स जीरो हो गया। माइनस इनिशियल फ्लक्स कितना होगा? B इंटू एरिया। इनिशियल B कितना होगा? T इज इक्वल टू जीरो पे माइनस का C, तो माइनस का C इंटू एरिया इज पाई ए स्क्वायर अपॉन आर। तो आंसर आएगा C पाई ए स्क्वायर बाय आर, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपको दो कॉइल दे रखी हैं 1 और 2, दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है M, रेजिस्टेंस R है। एक करंट फ्लो कर रहा है कॉइल 1 में जो वेरी कर रहा है समय के साथ। आपसे पूछा है टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द कॉइल 2 कितना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल निकाल लूं, क्या ये करंट पासिंग थ्रू द कॉइल 1 इंटू M होता है? ये होता है ना। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल 2 जो होगा सेकेंडरी कॉइल, वो यही होगा, तो M इंटू के टी स्क्वायर बनेगा किसी इंस्टेंट पर। क्लियर है? और अगर मेरे पास फ्लक्स आ गया सेकेंडरी कॉइल से और सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस मुझे पता है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कितना चार्ज फ्लो करेगा? दैट इज डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय आर। फाइनल फ्लक्स कितना होगा? T इज इक्वल टू कैपिटल T डालोगे तो ये बनेगा M के टी स्क्वायर माइनस जीरो डालोगे तो जीरो अपॉन आर। तो आंसर आएगा M के टी स्क्वायर बाय आर। थैंक यू।